हमारा टॉपिक है स्टेट एंड सोवरेंटी इन एंशिएंट इंडिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इन एंशिएंट इंडिया। जो भी स्टूडेंट्स इग्नो से मास्टर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, उन्हें एमपीएससी 4 के पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री में है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टेट एंड सोवरेंटी इन एंशिएंट इंडिया। हम यहाँ मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी की बात कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और इसी टाइम में बहुत से थिंकर्स जैसे कि प्लेटो, सोक्रेटिस ग्रीस में, तो वहीं महावीर और बुद्धा जैसे थिंकर्स इंडिया में आए थे। तो जब रोमिला थापर इस मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी के इंडिया के सोशल फॉर्मेशंस यानी सामाजिक गठन की स्टडी करती हैं, तो वो पाती हैं कि उस वक्त का भारत लीनेज सोसाइटी से स्टेट में चेंज होता जा रहा था। वैदिक पीरियड की इंडियन सोसाइटी लीनेज सोसाइटी थी। लीनेज सोसाइटी बेसिकली उन सोसाइटीज को कहा जाता था जिसमें कि फैमिली का एल्डेस्ट मेल मेंबर अपनी फैमिली को कंट्रोल करता था। सो उस टाइम में एक वंश या पीढ़ी का जो सबसे बुजुर्ग मेल मेंबर जैसे कि दादा या परदादा जो सबसे बड़े हुआ करते थे, सभी रिश्तेदारों और अपने वंश में वो अपनी फैमिलीज के लीडर होते थे। उस वक्त आज की तरह स्टेट्स नहीं थे। फिर धीरे धीरे हम ह्यूमन बींग्स ने तरक्की की। अब हमारी इकोनॉमी सिर्फ पेस्टोरल यानी पशु या जानवर का शिकार करके अपना पेट भरने वाली नहीं रही। अब हमने खेती करना भी सीख लिया। वही पॉपुलेशन भी काफी ग्रो कर गई, प्लस सोशल कल्चरल हेटेरोजेनिटी यानी विविधता यानी सोशल और कल्चरल अलगाव इतना बढ़ गया। और ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स ने मिलकर स्टेट सिस्टम को इंडिया में लाने की इमरजेंसी को क्रिएट किया। अगर हम हमारी इंडियन हिस्टोरियन रोमिला थापर जी की ओपिनियन को देखें, तो विजय यानी एक राजा जो विजय करके अपने टेरिटोरी को ब्रॉड करता था, और फिर ब्रॉड ट्रेड, पॉलिटिकल एलिट्स का डिक्लाइन होना और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस ने इस लीनेज सोसाइटी को स्टेट सिस्टम की तरफ लाया। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे स्टेट फॉर्मेशन हुए और गवर्नेंस में क्या क्या इश्यूज आए। तो स्टेट फॉर्मेशन एंड इशू ऑफ गवर्नेंस। महाभारत के शांति पर्व में हम मत्स्य न्याय के बारे में देखते हैं। अब मत्स्य न्याय के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और उस वक्त की इंडिया की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी, जहाँ की कोई रूल रेगुलेशन और अथॉरिटी कुछ भी नहीं थे। इस अनार्किक कंडीशन को कंट्रोल में लाने के लिए एंड टू अवॉइड सच टाइप ऑफ क्राइसिस, उस टाइम के लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ लॉज होने चाहिए और हमें मिलकर गॉड से ये अपील करनी होगी कि वो हमें एक ऐसा किंग दे दें जो कि उन लॉज और ऑर्डर्स को इस सोसाइटी में मेंटेन करेगा। यानी लोग ये मानते थे कि उनके राजा का चुनाव उनके भगवान या डिवाइन अथॉरिटी को करना चाहिए। वहीं एक दूसरी आर्ग्यूमेंट ये भी है जिसमें कि ये माना जाता है कि लोगों ने किसी डिवाइन एजेंसी को अपील ही नहीं की थी। लोगों ने आपस में मिलकर खुद से ही एक पर्सन को चुना था, जिसे कि उन लोगों ने ह्यूमन सोसाइटी की सारी जिम्मेदारियां दे दी। और यही वजह है कि हमें दोनों ही का रेफरेंस देखने को मिलता है। नंबर 1 डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप का भी, और नंबर 2 सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ किंगशिप का भी। थियोलॉजिकल यानी धार्मिक और मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक। हालांकि एंशिएंट इंडियन थिंकिंग में हम धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, लेकिन बहुत सी स्टडीज हमें ये बताती हैं इंडिया में पॉलिटी का अपना एक इंडिपेंडेंट डोमेन है। यानी कि इंडियन पॉलिटी में इंडिया के लोगों की धार्मिक आध्यात्मिक भावनाओं का कोई असर नहीं हुआ। जैसा कि आज भी हम जानते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इंडियन पॉलिटी का ओरिजिन डिवाइन किंगशिप या सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो भी था, इसकी शुरुआती गवर्नमेंट मोनार्क टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसमें कि एक राजा पूरे देश को चलाता था। एंशिएंट इंडिया में एक स्टेट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते थे, जिसके बारे में हम महाभारत के शांति पर्व में पढ़ सकते हैं। ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टेट के 7 एजेंट्स की तरह थे, जिनके बिना हम स्टेट के बारे में सोच भी नहीं सकते। इन्हें हम SAJDKDM इस शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। S फॉर स्वामिन या सोवरेन। स्वामिन का मतलब है किंग, जो कि स्टेट का हेड होता है। A फॉर अमात्य और द ऑफिशियल्स। अमात्य जो कि किंग के साथ दरबार में बैठकर जरूरी डिसीजंस लेते हैं, जिन्हें हम प्रेजेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। जे फॉर जनपद और टेरिटोरी। जितने भी जमीन के हिस्से जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड, माइंस, फॉरेस्ट एक्सेट्रा सब इसमें आते हैं। डी फॉर दुर्गा और द फोर्ट। स्टेट के कैपिटल में फोर्टिफिकेशन किया जाता था ताकि स्टेट को दुश्मनों के हमले से बचाया जा सके।
के फॉर कोसा और ट्रेजरी। ट्रेजरी यानी खजाना। खजाना राजा अपने महल में रखते थे जिसका सोर्स था रेवेन्यू कलेक्शन। डी फॉर दंड और आर्मी। दंड का मतलब है पावर ऑफ लॉ, अथॉरिटी, और इसके अंदर आर्मी भी आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम फॉर मित्र और अलाइज, जिसका मतलब है फ्रेंडली स्टेट। और एंशियंट स्टेट के ये सारे ऑर्गन्स आज के मॉडर्न स्टेट से काफी मिलते जुलते हैं। एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में जानने के लिए हम मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और तिरु के कुराल, मैंने इसे मिसस्पेल किया हो तो सॉरी, जैसे किताबों को देख सकते हैं। मनुस्मृति मनु और भृगु द्वारा लिखी एक ऐसी किताब है जिसमें कि एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए स्टेट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि अथॉरिटी, राइट्स, ड्यूटीज, वर्च्यूज, ऐसी सारी चीजों के बारे में बात की गई है। मनु का मानना था कि एक स्टेट को चलाने के लिए पॉलिटिकल अथॉरिटी का होना बहुत ही जरूरी है। एक राजा जो कि स्टेट अथॉरिटी है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो कमजोर को जस्टिस दिलाए, और ऐसा करने से ही राजा का पावर बढ़ेगा और दुनिया में और मौत के बाद भी वो फलता फूलता रहेगा। ऐसा मनु का मानना था। मनु स्मृति में मनु ने यह भी बताया है कि किंग को अथॉरिटी गॉड से मिलती है, पर ब्राह्मण्स को इसे गाइड करना चाहिए। इसके पीछे का थॉट यही था कि ब्राह्मण्स पॉजेस नॉलेज एंड नॉलेज शुड रूल। फिर मनु स्मृति में पब्लिक ओपिनियन के बारे में भी बात की गई है, और पब्लिक ओपिनियन के लिए असेंबली ऑफ लर्नेड और स्टेट ऑफिसर्स की बात की गई है जो कि किंग को सेक्युलरिस्ट एडवाइस देंगे। फिर मनु ने अपनी मनुस्मृति में स्टेट स्ट्रक्चर को भी बताया है, जहां वो प्रेजेंट के एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर की तरह विलेज, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंसेस की बात करते हैं, जहां की हम अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को देख सकते हैं। और इन विलेज और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने को कहा गया है, जिसमें कि राजा तभी इंटरफेयर करेगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी। मनु ने अपनी मनुस्मृति में वेलफेयर स्टेट की बात की है। उसने बताया है कि लोगों की भलाई किंग के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात होनी चाहिए। अगर शहरों, गांवों और प्रोविंसेस में रहने वाले लोग गरीब और दुखी हैं, तो राजा की ये ड्यूटी है कि वो कमजोर, बूढ़े और गरीबों की मदद करे, उनके आंसू पोंछे। वी.आर. मेहता ने अपनी किताब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मनुस्मृति के पॉलिटिकल आइडियाज पर कमेंट करते हुए कहा है कि इट इज astounding to know that very early in the development of Indian political thought, the ideas of decentralization, welfare state and public opinion are so clearly spelled out. कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र में हमें स्टेट के फंक्शंस और स्टेट को चलाने के मेथड्स की जानकारी मिलती है। मनु से एक कदम आगे बढ़कर कौटिल्य ने स्ट्रॉन्ग मोनार्क की बात कही है, लेकिन उसने मनुस्मृति की तरह एब्सोल्यूट मोनार्क को सपोर्ट नहीं किया। जहां मनु के किंग को ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज गाइड करते हैं, वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किंग के वर्ड्स को इम्पोर्टेंस दी गई है। किंग और उसकी फैमिली को लेकर अर्थशास्त्र में कहा गया है, किंग को अपने सेंसेस पर कंट्रोल करके अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए। कैसे राजा को अपने लाइफ के ऊपर जो थ्रेट बना रहता है उससे बचने के लिए अपने काउंसलर्स और प्रिस्ट्स को बहुत ही सोच समझकर चुनना चाहिए। अर्थशास्त्र में सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। कौटिल्य ने एक राजा को हमेशा अपने मिनिस्टर्स के मोटिव्स और लोगों के सेल्फिश नेचर से सावधान रहने को कहा है। उसने ये सजेस्ट किया है कि राजा को पनिशमेंट और रिवॉर्ड देकर सबके लिए एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। कौटिल्य मानते थे कि राजा हालांकि सबसे ऊपर होता है, लेकिन वो धर्म से ऊपर नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है कस्टमरी और सैक्रेड लॉ को मानना और लोगों और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। दोस्त और दुश्मन पड़ोसी देशों से निपटने को लेकर भी इसमें सजेशंस दिए गए हैं। आर्मीज ऑर्गेनाइजेशन टू कीप अ वॉच ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स। फिर वहीं वेलफेयर स्टेट का नोशन अर्थशास्त्र में है और इसे और भी स्ट्रेंथन किया गया है, जहाँ की किसानों को ऑपरेशन से बचाने, ऑर्फेन्स, एजेड और हेल्पलेस लोगों की देखभाल करने को कहा गया है। एक समझदार राजा के लिए उसके प्रजा की खुशियां जरूरी हैं, नहीं तो वो लोगों का सपोर्ट खो देगा। एक राजा को ऐसे काम करने चाहिए जिससे सबका भला हो। अर्थशास्त्र में दंड के कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह से समझाया गया है, जहाँ की दंड का मतलब है पनिशमेंट। डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए दंड या पनिशमेंट देना इम्पोर्टेंट है, ताकि स्टेट के नॉर्म्स या कानून का पालन हो सके, जिनके अंदर सैक्रेड लॉज जो कि भगवान ने बनाए हैं और कस्टमरी लॉज जिन्हें कि लोगों ने बनाया है, ये दोनों ही तरह के नियम आते हैं।
सेकेंड सेंचुरी में तिरुवल्लुवर द्वारा लिखी तिरुकुराल तमिल लिटरेचर का एक फेमस क्लासिक्स है, जिसमें कि लाइफ के पहलुओं के साथ साथ हम पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आइडियाज को भी देख सकते हैं। यह किताब कहती है, एक एडिक्वेट आर्मी, इंडस्ट्रियस पीपल, एम्पल फूड रिसोर्सेस, वाइज एंड अलर्ट मिनिस्टर्स, फॉरेन पावर के साथ अलायंस और एक ऐसी फोर्टिफिकेशन के बारे में जिन पर एक स्टेट डिपेंड कर सके एज इट्स इसेंशियल्स। इसके अलावा इसमें किंग की क्वालिटीज और ड्यूटीज, उसके मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जासूसों की इम्पोर्टेंस ताकि वो स्टेट के अंदर होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रख सकें, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। हालांकि एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स में मोनार्की प्रीडोमिनेंट था, लेकिन हमें कुछ जगहों पर रिपब्लिक सिस्टम भी देखने को मिला, जब ग्रीक ओलिगार्कीज और रोमन्स ने इंडिया पर गवर्न किया। इसके अलावा दूसरे रिपब्लिक्स के एग्जाम्पल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।